मेरे पिछले वीडियो आप लोग देखे होइएगा, उसमें 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ा दिया है। इस वीडियो के साथ हम 6 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे, जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन चैप्टर का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। एकल विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के मूलक या अणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अणु या मूलक को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब अधिक क्रियाशील धातु की प्रतिक्रिया कम क्रियाशील धातु से कराई जाती है, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु से प्रतिक्रिया करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यह अभिक्रिया यानी अधिक क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु को कराने की प्रतिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण जो है, देखिए यह उदाहरण, जब लोहा की क्रियाशीलता जो होती है तांबे से अधिक होती है। लोहा की जो क्रियाशीलता होती है कॉपर तांबा Cu से अधिक होती है। जब लोहे किल को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तो यह लोहा इस विलयन में डालने पर यह लोहा इस कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह जो कॉपर है, यहाँ जब लोहा का यह जो किल है, इस किल को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तो यह लोहा यहाँ से आता है और कॉपर सल्फेट को हटाता है और इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ SO4 के साथ Cu है, लेकिन जब इस लोहा से इसकी प्रतिक्रिया हुई है कॉपर सल्फेट का, तो यह लोहा आकर यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया है और उसका स्थान यहाँ ग्रहण कर लिया है, जिसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया है। FeSO4 का निर्माण हो गया है। फेरस सल्फेट को हरा काशिश भी कहा जाता है और इस कॉपर को आगे की तरफ भेज दिया है। अतः इस अभिक्रिया में यह लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी Cu को विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ मिलकर दूसरा पदार्थ फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को आगे की ओर कर दिया। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में यह लोहा कॉपर को विस्थापित करता है। इसलिए लोहा को कॉपर सल्फेट में के जलीय विलयन में डालने पर जो अभिक्रिया यह घटित होती है, यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्या होता है जब आयरन धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है? होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखें। क्या होता है जब आयरन धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है? होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखें। तो ये कॉपर सल्फेट है जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है। यह कॉपर सल्फेट है जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है। यह आयरन धातु यानी लोहा, यह लोहा है। तो जब इस लोहा को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? तो जब ये लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी नीला थोथा के विलयन में जब रखा जाता है, तो हम जानते हैं कि लोहा की क्रियाशीलता तांबे की क्रियाशीलता से अधिक होती है, यानी लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील होता है। तो यह लोहा जो होता है, यह आयरन जो धातु होता है, यह कॉपर सल्फेट के विलयन में जाता है तो करता क्या है, यहाँ से यह जाता है और कॉपर को यहाँ से हटाता है और यहाँ पर इसका स्थान लोहा ग्रहण
कर लेता है और ग्रहण करने के बाद फेरस सल्फेट हरा कासीस का निर्माण करता है। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, जिसका रंग हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग पहले नीला था, प्रतिक्रिया के बाद हरा हो जाता है, जो यह फेरस सल्फेट के कारण होता है, जिसको हरा कासीस कहा जाता है। फेरस सल्फेट को हरा कासीस कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। एक बार और आइए, क्या होता है जब आयरन धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है और इसके बीच होने वाली केमिकल रिएक्शन का हमको नाम भी लिखना है। तो इसके बीच कौन केमिकल रिएक्शन हुआ? यह लोहा का धातु यहां से गया, कॉपर सल्फेट को विस्थापित किया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया और फेरस सल्फेट का निर्माण कर दिया। यानी यह लोहा जाकर कॉपर सल्फेट को इसके स्थान से हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया। यानी यह एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी आयरन धातु के टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है तो उसके बीच जो प्रतिक्रिया होती है वह प्रतिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो जब लोहा धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में जाकर इस कॉपर को हटाकर इसका स्थान ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर स्थान ग्रहण करके फेरस सल्फेट हरा कासीस का निर्माण करता है, जिससे विलयन का रंग पहले से नीला था तो बाद में हरा हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन के साथ आपके सामने इस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो 8 नंबर है। क्या होता है जब कॉपर के पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है? क्या होता है जब कॉपर के पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है? क्या घटना घटती है जब कॉपर के पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट में रखा जाता है? यह बात, इस प्रश्न को बताने से पहले हम कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन पर आइए, क्या होता है जब कॉपर के पत्ती को यानी तांबा के पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है? तो ये रहा आपका कॉपर और ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर जो होता है चांदी होता है, जिसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, इसलिए उसको Ag से सूचित किया जाता है। तो ये कॉपर हुआ और ये सिल्वर नाइट्रेट हुआ। तो ये जब कॉपर का पत्ती इस सिल्वर नाइट्रेट के जब विलयन में जाता है तो क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि कॉपर जो होता है चांदी से अधिक क्रियाशील धातु होता है। यानी यह कॉपर इस चांदी से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण जब इस कॉपर के पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो यह कॉपर यहाँ से जाकर और यह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से इस सिल्वर को विस्थापित करके और इसका स्थान यहाँ ग्रहण कर लेता है और इस सिल्वर को यहाँ पर भेज देता है। यानी यह कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर के पत्ती को रखा जाता है तो यह कॉपर यहाँ से जाता है और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को विस्थापित करके अलग कर देता है और वह अपना स्थान यहाँ उसके स्थान पर बना लेता है, जिससे हमको कॉपर नाइट्रेट पदार्थ का निर्माण होता है। कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है और सिल्वर का निर्माण होता है और जिसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। यह जो होता है यह नीला कलर पर होता है, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। और इसमें देखिए एक ही पदार्थ, सिर्फ एक ही धातु, सिर्फ Ag का विस्थापन हुआ है, इसलिए यह एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या होता है जब कॉपर के पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है? तो जब यह कॉपर को इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है तो यह कॉपर यहाँ से जाता है और Ag सिल्वर को हटाता है और इसका स्थान ग्रहण करता है और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है और यह कॉपर नाइट्रेट का रंग हल्का नीला होता है, जिसके कारण यह विलयन का रंग नीला हो जाता है और यह कॉपर सल्फेट को CuNO3 का होल ट्वाइज इसको पढ़ सकते हैं।
CuNO3 का Cu इंटू NO3 का होल ट्वाइज, और कॉपर है इसका संकेत Cu है। Ag जो है अर्जेंटम इस चांदी का संकेत होता है। हम लोग अभी तक 8 नंबर क्वेश्चन तक अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन छोड़कर 10 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे। उसके बाद 9 नंबर हम पढ़ेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 का। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। आगे की चैप्टर में आपको पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण, चैप्टर का नाम है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाए। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब किसी क्षारक की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है, जब किसी क्षारक की प्रतिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब किसी क्षारक की प्रतिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसमें न तो अम्लीय गुण होता है और न ही क्षारीय गुण होता है, बल्कि ये उदासीन होते हैं। ऐसे ही अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से, जब किसी क्षारक की प्रतिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है, जब किसी क्षारक की प्रतिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जो लवण और जल न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, बल्कि ये दोनों उदासीन होते हैं। ऐसी ही अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड लवण और H2O जल का निर्माण होता है। जो लवण न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, और जो जल होता है न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, बल्कि ये लवण नमक उदासीन होते हैं और ये जल भी उदासीन होता है। इसलिए यह अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से हुआ प्रतिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जब किसी क्षारक की प्रतिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जो न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, बल्कि ये दोनों उदासीन होते हैं। ऐसे ही अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये जो है NaCl, ये साधारण नमक लवण है जो न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, बल्कि यह उदासीन होता है। और ये H2O है जो जल है जिसका pH मान 7 के बराबर होता है। यह भी न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, यह भी उदासीन होता है। आपका डिफिनेशन है कि जब किसी क्षार की प्रतिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो दोनों आपस में प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। तो ये लवण और जल न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, बल्कि ये उदासीन होते हैं। इसलिए ऐसी ही अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से जो प्रतिक्रिया होती है वह प्रतिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।